तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ करंट, उसके बाद आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर आएगा ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेसिस्टेंस, सेल्स और उसका टर्मिनल वोल्टेज, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज ये देखेंगे रेसिस्टेंस का, फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स देखने होंगे, मीटर ब्रिज देखने पड़ेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी है, और लास्ट में पोटेंशियोमीटर। और साथ में एक और टॉपिक रहता है इसमें, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है किरचॉफ्स लॉ। ये इतने टॉपिक एक एक करके पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे भाई, तो नंबर 1 यहाँ से शुरू करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखेंगे, फिर ओम्स लॉ देखेंगे। आज कोशिश करते हैं कि ये 2 हों या 3 हों, 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6 नंबर में ये देखेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल, फिर ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, और ये 10 छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं। ठीक है भाई, सबने लिख लिया? चलो लिख लिया, तो अब स्टार्ट किया जाए। हो गया होगा मीनिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल उसका देखेंगे हम लोग, सेल और उसका ईएमएफ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये सब देखने हैं, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, और बीच में आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉ। सब इम्पॉर्टेंट है। और चैप्टर 1 to 4, चैप्टर 1 to 4 ये सब बड़े बड़े चैप्टर हैं और यही बेसिक हैं समझो। अगर ये चैप्टर 4 तक ठीक से अगर कर लिए, चैप्टर 4 तक अगर तुमने क्लियरली समझ लिया, ऑलमोस्ट 95% समझ लिया, तो तुम्हारे 95% बोर्ड में भी पक्का हो जाएंगे। कम से कम 90% से तो ऊपर रहेंगे ही रहेंगे। ये 4 तक ही मेन हर्डल है। इसके अलावा चैप्टर 10 है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अदरवाइज और सब नॉर्मल चैप्टर्स हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। करंट का मीनिंग और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग समझने शुरू करते हैं। तो देखो भाई, करंट का मीनिंग ऑलमोस्ट हम लोग जानते हैं भाई कि जब चार्ज का ट्रांसफ़र हो, जब हम लोग सेल लगाते हैं किसी भी रेसिस्टेंस के थ्रू, अगर हम लोग सेल लगाएंगे तो ये चार्ज का ट्रांसफ़र कराता है। इतना तो पता है तुम्हें कि सेल जब कनेक्ट होगा किसी भी रेसिस्टर के थ्रू तो इससे होगा चार्ज ट्रांसफ़र। मीन्स इस वायर के किसी क्रॉस सेक्शन पे अगर हम लोग माइक्रोस्कोप लगा करके देखें और ये डेल्टा टी टाइम तक देखते हैं, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। अगर यहाँ पे हमने देखा कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा तो चार्ज ट्रांसफ़र होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सबको पता है। एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है -e और एक प्रोटॉन होता तो चार्ज +e, ये होता है। तो कंडक्टिंग वायर में हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ड्रिफ्ट करता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -1.6 × 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू होगा ये। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, ये हम लोग करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफ़र होगा। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमारा यहाँ से निकलता है। सारे लोग अपना माइक को म्यूट रखेंगे, जब आपको कुछ पूछना हो तभी माइक को अनम्यूट करेंगे ताकि किसी के घर से अनवांटेड सिग्नल ना आए।
तो अगर डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, मान लो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो ne इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो ne चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, और ne चार्ज n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने में डेल्टा t टाइम लगा तो करंट बन जाएगा ये, क्योंकि यही हमारा डेल्टा क्यू है। ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है, तो ne हमारा डेल्टा क्यू हो गया और इसमें टाइम लगा है, तो जैसे ही डिवाइड किया डेल्टा टी से ये बन जाएगा करंट। सो करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं करंट। एक्यूरेटली अगर बोलें तो ये है एवरेज करंट बिटवीन टू टाइम इंटरवल। जो टू टाइम हमने लिया है T1 एंड T2, तो उस टाइम इंटरवल में ये टाइम इंटरवल कितना है भाई, तो T1 टाइम पे काउंटिंग शुरू किया और T2 टाइम तक देखा, 2 बजे से 5 बजे तक देखा, तो 3 घंटे, तो 3 घंटे ये लिखेंगे। तो T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल, और ये है हमारा चार्ज ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन देखें तब भी उतना ही होगा, ये क्रॉस सेक्शन देखें तब भी उतना ही होगा, ये क्रॉस सेक्शन देखें तब भी उतना ही चार्ज ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि पूरे में एक ही करंट एक ही रेट से चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। तो दिस इज एक्यूरेटली एवरेज करंट ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम। अगर तुम्हें चाहिए नहीं भाई किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस करंट होगा। तो वो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, तो वही चार्ज ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, बट दिस टाइम इंटरवल विल बी टेकन वेरी वेरी स्मॉल। तो ये बन जाएगा dq अपॉन dt, क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल टाइम होगा तो टाइम इंटरवल विल बी टेकन dt, और उस dt टाइम इंटरवल में जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय dq, एंड दिस विल बी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, या फिर सिंपली करंट। करंट होता है एक्यूरेट में बोलें तो dq बाई dt। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। लिख लो भाई, एवरेज करंट ये है ड्यूरिंग डेल्टा टी, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये एवरेज करंट है। तो ठीक है भाई, एवरेज करंट का एक फॉर्मूला मिल गया हमें, और ये इंस्टेंटेनियस करंट का मिल गया हमें dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तुम भी लिख लो, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग। चार्ज ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है और दूसरे चार्ज पार्टिकल के मोशन से भी हो सकता है। रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज हम लोग लिख सकते हैं थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। तो जो भी क्रॉस सेक्शन ले हम लोग उसमें सेम रेट से ट्रांसफ़र होगा चार्ज का। तो रेट ऑफ ट्रांसफ़र में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। रेट ऑफ ट्रांसफ़र किसके रिस्पेक्ट में भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग कई बार ऐसे भी लिखते हैं कि टाइम रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, ऐसे भी कुछ बुक में लिखा रहेगा टाइम रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। तो कोई बात नहीं है, सेंस वही है भाई। ये हो गया तुम्हारा टाइम रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। अब ये कंडक्टर मान लो, ध्यान देना, ये कंडक्टर हम लोगों का चाहे ऐसे हो, मतलब कहीं क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है कहीं क्रॉस सेक्शन कम हो, उससे मतलब नहीं होता, चार्ज ट्रांसफ़र का रेट सेम होगा। अगर 2 एम्पियर का करंट है इट मीन्स 2 कूलम्ब पर सेकेंड, 2 कूलम्ब पर सेकेंड यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, 2 कूलम्ब पर सेकेंड मीन्स 1 सेकंड में अगर हम लोग देखें यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र तो 2 कूलम्ब है, यहाँ देखेंगे 1 सेकंड में चार्ज ट्रांसफ़र 2 कूलम्ब, यहाँ देखेंगे 1 सेकंड में चार्ज ट्रांसफ़र 2 कूलम्ब। तो क्रॉस सेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि क्रॉस सेक्शन कम है या ज़्यादा है, रेट वही होगा। जैसे वाटर फ्लो होता है ना, वाटर फ्लो, तो पाइप का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो या कम हो उससे मतलब नहीं है, जितना पाइप से इधर वाटर जाएगा उतना ही पाइप इधर से निकलेगा भाई, उतना ही निकलेगा, अमाउंट विल रिमेन सेम। आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी पढ़े हो भाई, जितना वॉल्यूम इधर से एंटर होगा उतना ही वॉल्यूम निकलेगा, याद होगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा T।
यानी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, ये भी बोलते हैं मास ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे लिक्विड का मास ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम या वॉल्यूम ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम, दिस विल रिमेन सेम। और इसी को तो हम लोग इसी को जब अप्लाई करते हैं 1 के लिए और 2 के लिए, तो इससे मिलता है हमें A1 V1 इक्वल टू A2 V2, याद होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मीन्स वॉल्यूम और मास ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम विल बी सेम फॉर ऑल क्रॉस सेक्शन, कॉन्टिन्यूस फ्लो अगर होना है तो वैसे ही यहाँ पे भी है भाई, क्रॉस सेक्शन कम हो चाहे ज़्यादा हो, चार्ज ट्रांसफ़र सेम रेट से होगा, एक लूप में एक ब्रांच में एक ही करंट होगा, क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भाई इस पे बेस्ड छोटा सा, अगर हम लोग इसके मीनिंग पे बेस्ड एक क्वेश्चन करना चाहें तो आप एक क्वेश्चन लिख सकते हो। चलो लिखो भाई, एक क्वेश्चन लिखो ज़रा। इफ़ चार्ज ट्रांसफ़र, फटाफट लिखेंगे, इफ़ चार्ज ट्रांसफर्ड इन टाइम t is given by Q is equal to 2t square plus 5t minus 2, then find current A at t is equal to 2 second, B for t is equal to 1 to t is equal to 2 second। ये निकालना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसको जल्दी से हम लोग ट्राई कर लिया जाए और बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन लिखो और उसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पे एक सेंटेंस और मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर in a branch। और वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, तो जो भी करंट होगा, चलो इतना ही रहने दें, इसी से समझ जाएंगे। एक ब्रांच में एक ही करंट होगा, चाहे क्रॉस सेक्शन कम हो या ज़्यादा हो। तो चलो भाई, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख लिया जाए, इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। आंसर आ गया होगा। चलो देखा जाए भाई। तो करंट का आंसर तुमने निकाल लिया होगा भाई, कितना करंट है, क्योंकि क्यू दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कि किस टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है। तो वो इस टाइम रख करके हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है। तो देखो भाई, यहाँ पे दिया हुआ है Q इज इक्वल टू कितना दिया था भाई, तो 2t स्क्वायर प्लस 5t और -2 ऐसा दिया हुआ है। तो करंट अगर इंस्टेंटेनियस निकालना चाहें तो भाई फर्स्ट वाले में इंस्टेंटेनियस ही पूछा जा रहा है, एट ए सर्टेन टाइम, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर पूछा जा रहा है तो इंस्टेंटेनियस करंट, और वो कितना होता है भाई, तो रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज dQ/dt होता है। जब Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो इसी को डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे भाई। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो 2 इंटू इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स डिफ्रेंशिएट करेंगे t स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू t। चलो एक सेंटेंस और आगे बढ़ा दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम को टाइम के रिस्पेक्ट में, माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इससे क्या मिलेगा भाई, तो करंट का वैल्यू मिल जाएगा, यह 2 है और ये हो जाएगा 2t, डेट इज़ 4t हो जाएगा, प्लस 5 और t का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होता है, इसलिए ये हो जाएगा। सबको मालूम है भाई, यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, मैंने ऐसे ही बढ़ा दिया। चलो ठीक है भाई,
ये है इतना एम्पियर का करंट। तो जिस टाइम पे चाहिए वो टाइम रखोगे भाई। तुम्हें कब चाहिए तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड चाहिए, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फर्स्ट वाला हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ए पार्ट। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर करंट का वैल्यू मान लो I2 लिखते हैं तो वो होगा 4 × 2 और प्लस 5, दैट इज कितना मिल गया तो 8 + 5 दैट इज 13 एम्पियर का करंट होगा 2 सेकेंड पे। और दूसरा पार्ट है उसको भी सॉल्व करने पड़ेंगे भाई। तो जो सेकेंड पार्ट है बी वाला पार्ट, उस सेकेंड पार्ट क्या था, वो था एक टाइम इंटरवल में करंट निकालना। तो टाइम इंटरवल जैसे ही आ गया इट मीन्स एवरेज करंट की बात हो गई। टाइम इंटरवल में जब भी करंट मिलेगा तो वह एवरेज मिलेगा, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे मिलेगा तो वो मिलेगा इंस्टेंटेनियस। तो 2 सेकंड पे हमें मिल चुका है ये था एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये है करंट। लेकिन आई एवरेज चाहिए तुम्हें 1 से लेकर 2 सेकंड। तो ये कैसे होगा भाई, तो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच का चार्ज ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाय दिस टाइम इंटरवल, ये लिखना पड़ेगा। और 1 सेकंड से 2 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, तो चार्ज ट्रांसफ़र किसी टाइम में दिया ही हुआ है, किसी टाइम पे कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, तो तुम्हें चार्ज ट्रांसफ़र लिखने पड़ेंगे कि 2 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है और 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, ये लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो ये है हमारा टाइम इंटरवल, इतना सेकंड। अब यहाँ पे 2 सेकंड पे कितना टोटल चार्ज ट्रांसफ़र हुआ था भाई, तो 2 सेकंड पे वैल्यू रख लो ये। तो 2 सेकंड पे कितना चार्ज ट्रांसफ़र था वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो 2 सेकंड पे कितना चार्ज ट्रांसफ़र था, तो Q का वैल्यू हम लोग 2 रख लें भाई। तो 2 रखोगे तो 2 2 × 4 8 हो जाएगा, ये 8 + 5 8 + 5 - 2, ये हो गया 2 सेकंड पर का। 1 सेकंड पे कितना भाई, तो 1 वैल्यू रखोगे तो 2 + 5 7 - 2 यानी कि हो जाएगा 5। और डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना है, ये 1 सेकंड है, ऐसे लिखेंगे। और ये वैल्यू कितना हो गया, तो 8 5 13 13 - 2 11 11 - 5 11 - 5 कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 6 6 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 6 एम्पियर। सो एवरेज वैल्यू इज 6 एम्पियर, वाइल इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पे आया वो है 13 एम्पियर। एवरेज वैल्यू मिल गया हमें ये ड्यूरिंग टाइम t = 1 to t = 2 सेकेंड, t = 1 to t = 2 सेकेंड के लिए ये मिला है हमें एवरेज वैल्यू। इस एवरेज वैल्यू को तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, ये तो एक मेथड हो गया। और कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा एवरेज वैल्यू निकालने का तो हमने कुछ और भी फार्मूला पकड़ रखा है, समझ रखा है। तो ठीक है भाई, एक और मेथड भी हो सकता है एवरेज का निकालने का। एवरेज करंट होता है चार्ज ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो अगर करंट हम लोग निकाल चुके हैं, करंट अगर निकाल चुके हैं तो चार्ज ट्रांसफ़र हम लोग यहाँ लिख सकते हैं IDT। ये भी ज़रा ध्यान रखना, IDT इंटीग्रेशन को बोलते हैं चार्ज ट्रांसफ़र। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि I जो होता है वो I होता है dQ/dt। देयरफॉर dQ जो होगा हमारा dQ वो होगा I × dt, I × dQ है I × dt। इसलिए टोटल चार्ज ट्रांसफ़र करना है तो I × dt को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये टोटल चार्ज ट्रांसफ़र मिल जाएगा ΔQ, और इधर मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ I dt। तो जिस टाइम इंटरवल से जिस टाइम तक तुम्हें t = 1 से t = 2 के लिए निकालना है तो इंटीग्रेट करो। अब तुम करंट निकाल चुके तो तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो कि मैंने तो भाई ये फॉर्मूला पढ़ा है एवरेज के लिए, तो करंट एवरेज निकालना है तो करंट को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे रिक्वायर्ड लिमिट के साथ। तो भाई यहाँ पे करंट कितना आया था, तो 4t + 5 आया था, तो 4t + 5, और इसको हम लोग चाहें तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। t = 1 to t = 2 लिमिट डालेंगे और ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये ΔQ आएगा डिवाइडेड बाई ΔT। ΔT का वैल्यू जो है हमारा वो कितना था, तो 2 - 1 से लेकर 2 सेकंड के लिए। तो ये वाला वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो ये भी कर लोगे तब भी काम बन जाएगा। तो देखो भाई इसका हम लोग वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 4t² / 2 मीन्स 2t², और प्लस 5 और इंटीग्रेशन dt मीन्स 5t। भाई इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, तो इतना इंटीग्रेशन कर सकते हैं डिवाइडेड बाई ये हो गया 1, ये मिल गया तुम्हें एवरेज वैल्यू। और लिमिट तो आप इवेलुएट करना जानते ही हो, सारे लोग 12th में हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 × 4 2 × 8 8 + 10
8 + 10 माइनस, जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 5, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 1, डेट इज ये हो गया 18 और माइनस ये हो गया 5 और 2 7। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, 7 डिवाइडेड बाई 1, तो 18 में से 7 आएगा तो 11 हो जाएगा। ये कुछ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ हो, टी स्क्वायर, हाँ 8 + 10 इसमें 8 + 5 - 2 ये आया तुम्हें किस टाइम पे भाई, 2 सेकंड पे निकाले थे ना, तो 8 + 5 2 सेकंड पे निकाले थे, तो ठीक है यहाँ 2 रखेंगे तो 8 + 5 × 2 10 होना चाहिए था ना यहाँ पे, है ना कैलकुलेशन, यही ना। जब 2 सेकंड रखेंगे तो 2 × स्क्वायर 2 8 हो गया, और 2 रखेंगे तो 8 + 10 और -2, और इधर हो गया जब 1 रखेंगे तो 2 + 5 7 - 2 यानी कि 5, ठीक है 18 - 2 - 7, तो 18 में से 2 16, 16 में से 5 निकल गया तो 11। ये 11 आ रहा था भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक किसी ने बताया नहीं, तो ये 11/1 दैट इज 11 एम्पियर आया था, तो यहाँ पे भी वो 11 एम्पियर आया। चलो भाई देखो दूसरा मेथड करने से हमारा चेक भी हो गया, तो 11 एम्पियर विल बी द आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए भाई। ये 2 सेकंड पे कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ भाई, तो 2 सेकंड में चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है इतना, और 1 सेकंड पे कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ था ये, तो 1 सेकंड से 2 इंटरवल के बीच में हमें ये चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। टोटल 1 सेकंड में इतना चार्ज ट्रांसफ़र, 2 सेकंड में टोटल इतना चार्ज ट्रांसफ़र, 18 - 2 16, तो ये वाला है 16, ये है 5, तो डिफरेंस हो गया 11। तो 11 एम्पियर इज़ द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का ये फॉर्मूला भी कुछ लोग चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो एवरेज का फॉर्मूला आपने ये समझ रखा है तो ये भी ठीक है, ये तो है ही है। तो इसको इंटीग्रेट, टोटल चार्ज ट्रांसफ़र को निकालने का ये भी तरीका है। अगर करंट हमें पता हो तो टोटल चार्ज ट्रांसफ़र निकालेंगे। तो करंट नोन था तो करंट के बेसिस पे हम लोग निकाल लेंगे। ये आई करंट को हमने रिप्लेस कर दिया। देख लो भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एवरेज निकालने के लिए डेल्टा Q बाई डेल्टा T तो है ही, तो जब इक्वेशन दिया था तो आप Q2 2 सेकंड पे कितना चार्ज ट्रांसफ़र माइनस 1 सेकंड पे कितना चार्ज ट्रांसफ़र, तो नेट चार्ज ट्रांसफ़र हो गया 1 सेकंड से 2 सेकंड में, क्योंकि वायर के थ्रू 1 सेकंड में 5 एम्पियर करंट पास हुआ था t = 1 सेकंड तक, लेकिन t = 2 सेकंड तक ये हो गया 18 - 2 16। तो इसका मतलब 1 से लेकर 2 सेकंड में ये t = 1 सेकंड पे इतना चार्ज ट्रांसफ़र था, t = 2 सेकंड पे इतना चार्ज ट्रांसफ़र्ड था, तो 1 सेकंड से 2 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ भाई, तो 16 - 5 दैट इज़ 11। तो 11 डिवाइडेड बाई एक ही सेकंड का टाइम इंटरवल था तो 11 एम्पियर मिला। और अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए कि ये हमारा करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही तो है कि किस टाइम पे कितना करंट, तो इस बेसिस पे भी हम लोग चार्ज ट्रांसफ़र निकाल सकते हैं। तो तुम्हारे पास एक और तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभी कि करंट दे दिया जाए और चार्ज ट्रांसफ़र निकालना हो, तो करंट दिया जाए तो चार्ज ट्रांसफ़र ऐसे ही निकालेंगे जो यहाँ न्यूमरेटर में निकाल रखा है, न्यूमरेटर में जो निकाल रखा है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है तो पूछ ले, किसी को डाउट हो तो पूछ ले भाई, किसी को भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ ले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये सब बेसिक बात है करंट के लिए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था भाई कि क्या क्या पढ़ना होता है करंट में, तो हम लोगों ने मीनिंग समझा, और मीनिंग में भी और कुछ बात हम लोगों को डिस्कस करने हैं, और फिर देखने हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मीनिंग एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों का आज का टॉपिक है। अब देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाए तो आगे ओम्स लॉ भी हो जाएगा। तो ठीक है भाई, फिर हम लोगों ने मीनिंग से रिलेटेड ये देखा, और देखें मीनिंग। तो देखो कोई कंडक्टर है, ध्यान देना,
कोई भी एक कंडक्टर हो तो कंडक्टर में भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर सकते हैं, मीन्स बाउंड नहीं होते। इंसुलेटर में होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। देखो न्यूट्रल कंडक्टर है जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, न्यूट्रल इंसुलेटर है जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है भाई? कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये किसी एटम से अटैच्ड नहीं है कि तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ऐसा कोई कमिटमेंट इलेक्ट्रॉन का नहीं है। कुछ आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे के सारे क्या होते हैं भाई? तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स ये बाउंड हैं, ये अपने अपने एटम से अपने अपने कोवेलेंट बॉन्ड में समझो कि फंसे पड़े हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ये छोड़ के नहीं जा सकते। ये क्रिस्टल में ये फिक्स्ड हैं, अपने लोकेशन अपने एटम के साथ अटैच्ड हैं। इंसुलेटर में इसीलिए तो हमारा कंडक्शन नहीं हो पाता। अगर कोई इंसुलेटर हो और इसमें तुमने एक सेल लगा दिया तो ये क्या करेगा? करंट ऑलमोस्ट जीरो रखेगा, क्योंकि कोई चार्ज ट्रांसफ़र ये अलाउ ही नहीं करेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है, तभी तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल इंसुलेटर। ये न्यूट्रल इंसुलेटर जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन है, मीन्स न्यूट्रल है, बट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, बाउंड है, इसलिए करंट यहाँ ज़ीरो होता है। जबकि कंडक्टर में जैसे ही हम लोग सेल लगाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगा। देखो ये सेल होता है, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल। अगर ये 2 वोल्ट का सेल है तो इसका मतलब क्या समझा जाता है भाई? तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि ये वाला जो टर्मिनल है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2 वोल्ट ज़्यादा है। मीन्स ये अगर 10 वोल्ट पे है तो इधर वाला 12 वोल्ट पे है, ये अगर 0 वोल्ट पे है तो ये 2 वोल्ट पे है, ये अगर 5 है तो ये 7 है। तो इस तरह से हमेशा इससे इधर का पोटेंशियल 2 वोल्ट ज़्यादा है। ये एक आइडियल सेल है, तो ये ज़्यादा है भाई, तो ये हाई पोटेंशियल है। ध्यान देना, इस वाले एंड पे हाई पोटेंशियल आ गया, कंडक्टर के एक एंड पे आ गया हाई पोटेंशियल, दूसरा एंड पे आ गया लो पोटेंशियल। तो एक तरफ हाई पोटेंशियल है, दूसरा तरफ लो पोटेंशियल है। तो तुमने पढ़ा है भाई पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट में कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सबको पता है भाई, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे होते हैं भाई। अगर तुम्हें टेस्ट करना हो तो कहीं पे भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लो, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख लें, इस पे ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो भाई पॉजिटिव उधर भागेगा, क्योंकि पॉजिटिव को ये पॉजिटिव रिपेल करेगा तो ये इसको अवे सेंड करेगा, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंड करेगा। सो पॉजिटिव चार्ज इफ रिलीज विल मूव अलोंग द फील्ड, और अलोंग द फील्ड का मतलब है देखो इधर हाई पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। इतना तो हम लोगों ने पढ़ा ही है भाई कि पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? तो ये होता है Q/4πε0r होता है। तो इससे भी आप समझ सकते हो, अगर r का वैल्यू कम लेंगे, यहाँ पे देखो r का वैल्यू कम लेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू हाई होगा। R का वैल्यू कम लिया है, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज Q है, तो इससे यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा। और जब R का वैल्यू और बढ़ा दो, यहाँ के लिए आ जाएं, तो यहाँ R का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो वैल्यू ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? तो लो पोटेंशियल हो जाएगा। इधर है हमारा हाई पोटेंशियल, इधर हो गया लो पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है भाई? तो देखते हो पॉजिटिव से तो निकलता ही है भाई, तो हाई टू लो पोटेंशियल होता है। तो हाई टू लो पोटेंशियल है। इफ पॉजिटिव इज रिलीज, अब एक्स्ट्रा कोई पॉजिटिव लाकर रिलीज करोगे तो ये इसको धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, मीन्स अलोंग द फील्ड दैट इज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसको सेंड करना चाहेगा। यही अगर नेगेटिव चार्ज को हम लोग यहाँ पे रिलीज करें, नेगेटिव चार्ज को, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा। अपनी तरफ बुलाने का मतलब क्या हो गया कि ये इसको नेगेटिव चार्ज इफ़ फ्री टू मूव, नेगेटिव चार्ज इफ़ फ्री टू मूव, अगर ये फ्री होगा मूव करने के लिए, अगर ये फ्री हो जाए तो ये किधर भागेगा भाई? तो ये अगर फ्री होता है तो ये भागेगा इस तरफ, दैट इज किधर? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन भी है, मैं क्यों इसको याद दिला रहा हूँ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ही है। नेगेटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन विल मूव, किधर भाई? किधर मूव करेगा? विल मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज किधर मूव करेगा? दैट इज नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम
लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल रीजन, लिख लो भाई। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल रीजन में निगेटिव चार्ज मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज, ये सब प्रॉपर्टी में पहले भी लिखवाए थे। पॉजिटिव चार्ज इफ रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर भी मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ताकि इसका यूज़ करें तो आपको कोई याद करने में, पहले वाला रिकॉल करने में कोई परेशानी ना हो। तो पॉजिटिव चार्ज इफ रिलीज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव along the electric field direction, along the electric field direction that is from high to low potential, from high to low potential. हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ मूव करना चाहेगा। अगर पॉजिटिव को रिलीज़ करेंगे तो पॉजिटिव इधर भागना चाहेगा और निगेटिव अपोजिट में भागना चाहेगा। तो इस तरह से हम लोगों को क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री हैं, ये तो हमारा इस हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा भाई? तो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है वो इधर भागेगा और वेलोसिटी गेन करने का कोशिश करेगा। तो ये तो ज़रूर लिख लेना है भाई, इन सब का यूज़ होना है, इसलिए ये लिखना ज़रूरी है। कभी भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग रिलीज़ करेंगे नेगेटिव चार्ज को तो वो इस तरह से भागना चाहेगा। ये इंसुलेटर वाली बात समझ चुके हैं हम लोग। इंसुलेटर में बाउंड होता है, इसलिए कोई करंट नहीं होता। चलो यहाँ तक लिख लिए, लिखते चलने हैं साथ साथ। अगर किसी का कुछ छूट जाए तो ये बात अलग है कि बाद में वीडियो भी भेज देते हैं, वीडियो से देख करके आप लिख सकते हो। लेकिन कोशिश करना है कि साथ के साथ लिखते चलें। जिनका स्पीड फास्ट है वो ज़रूर लिखें, स्लो हैं वो भी कोशिश करें फास्ट लिखने की, और छूट जाता है तो उसको कवर करने का वीडियो में चांस है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ भाई। ये तो फैक्ट है, पॉजिटिव किधर मूव करना चाहेगा, नेगेटिव किधर मूव करना चाहेगा। तुमने सेल लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया इनसाइड द कंडक्टर। तो अब इसको हटाता हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर, वो अपना मूव करना शुरू करेगा, मूवमेंट दिखाना शुरू करेगा भाई। तो वो मूवमेंट दिखाना शुरू करेगा और ये भागना शुरू करेगा। देखो यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, अब ज़रा समझने का कोशिश किया जाए। देखो, ये है हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन, राइटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहेगा कि ये लेफ्टवर्ड में मूव करें, लेकिन बड़े सारे एटम्स ऑलरेडी स्पेस ऑक्युपाई कर रखे हैं, वो तो नहीं मूव कर रहे हैं। एटम्स अपने अपने लैटिस पॉइंट पे हैं, वो नहीं मूव कर रहे हैं, बट इसमें से इलेक्ट्रॉन को भागना है। तो बड़े सारे एटम्स के साथ कोलिजन इनका होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी कोलिजन होगा। ऐसे ही नहीं भागना है जो फ्री स्पेस है और इलेक्ट्रॉन भागा जा रहा है, ऐसे तो ये भाग नहीं सकता, क्योंकि और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और भी एटम्स हैं जो अपने अपने लोकेशन पे फिक्स्ड हैं। अब इनसे कोलिजन करते हुए भागना है, इसलिए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का अगर मोशन देखें तो इसको जाना है लेफ्टवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है राइटवर्ड। जाना तो है लेफ्टवर्ड, लेकिन कोलिजन होता रहेगा, इसलिए ये कोलिजन होते हुए कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे करता हुआ ये धीरे धीरे ड्रिफ्ट तो करेगा, धीरे धीरे ये शिफ्टिंग टेंडेंसी आएगा, बट ये धीरे धीरे जिगजैग पाथ फॉलो करता हुआ फाइनली ऐसे सेट करेगा। और ओवरऑल बात करें तो आप देखोगे कि 1 घंटे में ये 2 मीटर चला भाई, क्योंकि 1 घंटे में इसको चलना तो बहुत पड़ा, इधर उधर इधर उधर इधर उधर कोलिजन करते हुए चला तो बहुत, बट ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 2 मीटर हुआ 1 घंटे में, 2 घंटे में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्टिंग करने का जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे ड्रिफ्ट करने का, अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी जो ऑब्टेन करेगा इलेक्ट्रॉन, जिसको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, वो होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो देखते हो बड़े बड़े टाइम इंटरवल में भी ये छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि इसको डिस्टेंस बहुत जिगजैग फॉलो करने होते हैं, बट ये ओवरऑल इसका शिफ्टिंग बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन में। यहाँ से यहाँ जाने में ही इसको 1 घंटे लग गए, 2 घंटे लग गए।
सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू जो होता है बहुत कम होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये होता है ऑलमोस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेंज, ये इस अप्रॉक्सीमेटली होता है। 10⁻⁻⁴ दैट इज 1/40 डाल दिया, इतना मीटर पर सेकेंड का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्मॉल है वेलोसिटी, ये स्मॉल वेलोसिटी इस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो छोटा सा डिस्टेंस 10 मीटर जाने में इसको बहुत टाइम लग जाएगा, बट मूव करने का वेलोसिटी ज़्यादा है, बट ड्रिफ्टिंग ओवरऑल कम वेलोसिटी गेन करता है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर। फ्री टू मूव है, बट ये बिल्कुल फ्री और कोई नहीं हो, अकेले अकेले भाग रहे हों, तो वैसा तो नहीं है कंडीशन। तो बहुत सारे कोलिजन इनको इनकाउंटर करने पड़ेंगे, और इन कोलिजन्स के चलते इनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनका वेलोसिटी में हिंड्रेंस आएगा। हिंड्रेंस मतलब ऑब्स्टेकल आएगा, रेसिस्टेंस आएगा, मतलब कंडक्टर जो है वो इसमें इलेक्ट्रॉन भागना चाहे तो इसके पाथ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो ऐसे ऐसे यहाँ कोलिजन, यहाँ कोलिजन, यहाँ कोलिजन, यहाँ कोलिजन, यहाँ कोलिजन, कभी कम टाइम में कोलिजन, कभी ज़्यादा टाइम में कोलिजन, कभी कम टाइम में कोलिजन, कभी ज़्यादा टाइम में कोलिजन, ऐसे हो रहे हैं भाई। कभी यहाँ कोलिजन हुआ, अब थोड़ी देर बाद हुआ, फिर ऐसे हुआ कोलिजन, फिर ऐसे हुआ, फिर यहाँ कोलिजन, फिर यहाँ कोलिजन, फिर यहाँ कोलिजन, फिर यहाँ, फिर कभी टाइम में कोलिजन, कभी ज़्यादा टाइम में कोलिजन, इस तरह से हो रहे हैं भाई। इस तरह से ओवरऑल ड्रिफ्टिंग हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? सो एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड is known as drift velocity, is known as drift velocity, जिसका हम लोग एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। अभी तो बस मीनिंग बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग क्या हुआ। तो एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग करंट एग्जिस्टेंस, ड्यूरिंग फ्लो ऑफ चार्ज, हमारा एवरेज वैल्यू जो भी गेन करेगा वो कैसे हम लोग निकालेंगे, वो डेरिवेशन अलग पार्ट है, वो डेरिवेशन देखेंगे हम लोग कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या मीनिंग। मैंने बताया कि ऑन द एवरेज बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन सर्टेन वेलोसिटी, that is of very small value but it obtains certain velocity and it ड्रिफ्टिंग करता रहेगा इधर उधर करता हुआ। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन का समझो ऐसे हो रहा है मोशन, इलेक्ट्रॉन ओवरऑल ऐसे मोशन कर रहा है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन के मोशन से करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए तुम एक पॉइंट लिख लो भाई, एक पॉइंट लिख लेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट, direction of current is along the flow of positive charge or opposite to flow, that is motion ऑफ निगेटिव चार्ज। ये कन्वेंशन है भाई, यही कन्वेंशन हम लोगों ने करंट के डायरेक्शन के लिए ले रखा है। पॉजिटिव अगर इधर राइटवर्ड जाएंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट राइटवर्ड बनेगा। निगेटिव इलेक्ट्रॉन अगर मान लो निगेटिव इस तरफ जाएंगे, जिधर मोशन होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट हमारा वो अपोजिट में कंस्टिट्यूट होगा। दोनों अलग अलग समझेंगे। पॉजिटिव जिधर फ्लो करे उधर ही है डायरेक्शन ऑफ करंट, और निगेटिव जिधर फ्लो करे उसके अपोजिट में है करंट। ठीक है, यहाँ तक ये लिख लिया। अब देखो, अगर हम लोग बात करें कंडक्टर में, तो कंडक्टर में भाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इलेक्ट्रॉन अगर इधर मोशन कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इधर है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट इधर होगा, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और ऑब्वियसली ये तभी हो रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इसलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि करंट इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में चलेगा इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उसके अपोजिट में होता है करंट। सो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हो या ड्यू टू पॉजिटिव हो,
पॉजिटिव के लिए भी देखो भाई, पॉजिटिव इधर जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी जा रहा है, अदरवाइज नहीं जाता। इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर ऐसे हुआ होगा तभी पॉजिटिव इधर जा रहा है, और ये निगेटिव इधर तब जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। इसलिए देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है करंट, यहाँ भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है करंट, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा करंट, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही पॉजिटिव जाएगा, उधर ही करंट बनेगा। निगेटिव उसके अपोजिट में जाएगा, बट करंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही बनेगा। ये एक फैक्ट है। तो ये कन्वेंशन याद रखने हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लिया जाता है भाई? तो डायरेक्शन ऑफ करंट लिया जाता है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन या नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन। यही समझते हैं। सो यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में जा रहा है, मीन्स इसका करंट डायरेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा। इसलिए करंट ऐसे दिखाया, इलेक्ट्रॉन का ऐसे दिखाया। क्लियर है यहाँ तक? डायरेक्शन ऑफ करंट समझ गए हम लोग। यूनिट तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि यूनिट क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ ऑफ अ वेरी स्मॉल वैल्यू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे सिर्फ बोर्ड इतना लेंथ भी एक इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करते हुए जाना पड़े तो शायद 2 घंटा लग जाए। वो तो कैलकुलेट करने की बात है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एक डाउट अराइज होता है। डाउट ये अराइज होता है कि हम लोग यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, ऑन किया और बल्ब जो कि 2 किलोमीटर भी अवे हो, 1 किलोमीटर अवे हो या 20 मीटर अवे हो, जैसे स्विच ऑन किया बल्ब ऑन हो जाता है। तो भाई आपने बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इतना स्लो वेलोसिटी है तो कैसे इलेक्ट्रॉन जाता है और बल्ब ग्लो करता है? तो ये एक डाउट है, ये एक डाउट होता है, ये एक क्वेश्चन होता है, एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है कि इफ़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ स्मॉल वैल्यू, सो स्मॉल वैल्यू, देन हाउ वी गेट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस करंट इन द बल्ब वेयर इट इज़ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्विच। स्विच से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे या सेल से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, हमने यहाँ लगाया इसमें वायर, बल्ब में जो गया है वो वायर, वहाँ से फ्लेक्सिबल वायर लाया, यहाँ लगाया, स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो कर गया इंस्टेंटेनियस, तुरंत। तो क्या रीज़न है? तो ये क्वेश्चन अलग बनेगा, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फिलहाल के लिए ये समझने हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कम नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका ओवरऑल ड्रिफ्ट जो मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। मीन्स तुम दौड़ तो सकते हो बहुत हाई स्पीड से, लेकिन तुम्हें हज़ारों लोगों का क्राउड है और कम स्पेस में, और वहाँ से दौड़ के जाने के लिए तुम्हें बोला गया, तो तुम्हारा स्पीड वो नहीं मिलेगा जो कि ओपन प्लेग्राउंड में था। क्यों? क्योंकि तुम गए, कोलिजन हो गया, कोई धक्का मार दिया इधर, कोई इधर मार दिया, इधर गिर गया, कभी उधर गया, फिर उठ के गया, फिर भागा, फिर शुरू किया। तो वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन को भागने का टेंडेंसी तो उधर है, बट भागने के लिए फ्री स्पेस नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करते करते जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए फाइनली धीरे 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 करके जा रहा है। ओवरऑल वेलोसिटी विल बी स्मॉल। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। क्यों भाई? स्पीड में तो हमें डायरेक्शन से मतलब होता नहीं है। स्पीड अगर देखें तो बहुत ज़्यादा स्पीड है, ओवरऑल ज़्यादा स्पीड है। बट वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी तो नेट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, 2 घंटे का टाइम में देखा कि अरे डिस्प्लेसमेंट इतना ही है, जबकि डिस्टेंस इसके हज़ारों मीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 ही मीटर हुआ। तो भाई वेलोसिटी निकालेंगे तो 2 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल लेंगे ना, डिस्टेंस निकालेंगे तब 1000 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम लोगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। अब क्वेश्चन वो आएगा, वो अलग से मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, उसका डिस्कस करेंगे कि क्यों इंस्टेंटेनियस ग्लो मिलता है हमें। वो अभी का पार्ट नहीं है, अभी का पार्ट ये है छोटा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू हिंड्रेंस, ड्यू टू ऑब्स्टेकल थ्रू कोलिजन। इट मीन्स एनी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर कितना भी कंडक्टिंग हो, इसके एटम्स वेरियस पॉइंट्स पे फिक्स्ड हैं, एंड इफ एनी इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू मूव देन इट विल इनकाउंटर मैनी कोलिजन्स। और ये कोलिजन्स के चलते एक मोशन में हिंड्रेंस आता है, ऑब्स्टेकल आता है, और इस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर को बोलते हैं इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस।
रेसिस्ट करना, रेसिस्टेंस नाम ही है, रेसिस्ट करना, कोई मोशन करने आ रहा है भाई उसको रेसिस्ट करना, कैसे भाई कोलिजन करा दो। तो ये कोलिजन होते रहता है, उससे ऑब्स्टेकल है, फ्लो ऑफ चार्ज में हिंड्रेंस है, प्रॉब्लम है, इसलिए इसको स्लो कर दे रहा है। तो दिस इज नोन एज रेसिस्टेंस। रेसिस्ट करने का एबिलिटी किसी कंडक्टर में कम, किसी कंडक्टर में ज़्यादा। तो जिसमें ज़्यादा रेसिस्टेंस है, सेम डायमेंशन का, सेम एरिया और सेम लेंथ का अगर हम लोग कंडक्टर लें, एक कॉपर का ले लें और एक एल्युमिनियम का ले लें और एक कुछ और चीज़ का ले लें, जिंक का ले लें या किसी और, तो इनका अलग अलग रेसिस्टेंस वैल्यू होता है। रेसिस्टेंस याद होगा तुम्हें, रो एल अपॉन ए होता है, अगर पढ़ा हो तो। फिलहाल तो हम लोग पढ़ेंगे, बट ये 10th में भी रहता है, रो एल बाई ए। तो लेंथ सेम है इसका भी और इसका भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम लिया, बट रेसिस्टिविटी सबका अलग अलग होता है। ये रेसिस्टिविटी कॉपर के लिए कुछ और होगा, एल्युमिनियम के लिए कुछ और होगा, तो इसलिए सबके अलग अलग होते हैं। किसी मटेरियल में ज़्यादा प्रॉब्लम करने का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो के अगेंस्ट, किसी में कम होता है। तो खैर ये रेसिस्टेंस का टॉपिक रेसिस्टेंस वाले में देखेंगे। अभी तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने बेसिक मीनिंग में समझ लिया, डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए कन्वेंशन समझ लिया, और करंट का यूनिट तो हम लोग जानते ही हैं भाई, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम है, इसलिए कूलम्ब पर सेकेंड, और ये एम्पियर है। कूलम्ब पर सेकेंड एसआई में है और इसी का नाम एम्पियर है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, कोलिजन्स के थ्रू इनकाउंटर होता है और इस प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। इस बात को हम लोग लिख लिया जाए, लिख लेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, कोई भी मीडियम हो, एनी कंडक्टर और सब्सटेंस, किसी की भी बात करें, अभी तो कंडक्टर ही ज़्यादा पढ़ना है इसलिए कंडक्टर की बात कर रहे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर और सब्सटेंस टू अपोज फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू इट बाई, कैसे भाई अपोज करता है, बाई ऑफरिंग कोलिजन अगेंस्ट द मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ। अपोज कर रहा है कोई भी चार्ज फ्लो थ्रू इट, तो इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। इज नोन एज रेसिस्टेंस। इसको हम लोग बोलेंगे रेसिस्टेंस। कौन सा प्रॉपर्टी भाई, तो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के चलते ये फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। कैसे अपोज करता है भाई, ऑफरिंग रेसिस्टेंस, बाई ऑफरिंग कोलिजन्स, बाई ऑफरिंग कोलिजन्स अगेंस्ट द मोशन ऑफ चार्ज। जो भी इस कंडक्टर के थ्रू चार्ज मोशन करना चाहेगा उसको कोलिजन करा करा के ये अपोजिशन जो दे रहा है, वो टेंडेंसी, वो प्रॉपर्टी इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। तो ये बस थोड़ा सा हमने रेसिस्टेंस पे भी बात ऐसे कर लिया, मीनिंग की बात है, और बाकी डिटेल तो देखेंगे। बोलो भाई, किसी को डाउट आया बोलो। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर। ये भी एक डाउट है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर तो आपने बोला था कि नहीं होता है, और अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर ले रहे हैं। यही है डाउट तुम्हारा? यस सर। अच्छी बात है। मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं हो सकता इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। व्हेन सेल इज नॉट कनेक्टेड पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट मेंटेन। ये तुमने कंडीशन था, ध्यान नहीं दिया। जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मैंने लिखवाया है कहीं पे भी कि अंदर में
कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता कंडक्टर में। तो बिल्कुल सही बात है भाई, कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा कहाँ होगा भाई, बाहर होगा। कोई भी कंडक्टर है, कोई भी शेप हो इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर होता है। और ये सरफेस से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के सरफेस से निकलता है नॉर्मली, नॉर्मल टू द सरफेस, याद ही होगा ये सब बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर में नहीं होता, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लेकिन ये कब भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। कौन सा कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मीन्स इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन रेंडमली तो मूव कर रहा है इधर उधर, बट बल्क का मोशन नहीं हो रहा, मीन्स कोई करंट का एग्जिस्टेंस नहीं है। इट मीन्स वी हैव नॉट अप्लाइड एनी सेल, कोई हमने सेल अप्लाई नहीं किया है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। और जब आप कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया एक सेल से तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन फिनिश। अब ये इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन आ गया, क्योंकि तुम एक हाई पोटेंशियल और इधर लो पोटेंशियल मेंटेन कर रहे हो थ्रू दिस सेल। इस सेल का काम ही है इधर वाले को हाई पोटेंशियल पे मेंटेन करना, इधर वाले को लो पोटेंशियल पे मेंटेन करना। अगर 10 वोल्ट है तो इससे ये 10 वोल्ट हाई मेंटेन करेगा, और जब भी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कब सेट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग कब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग कब हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है। और ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, वी आर मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग दिस सेल। तो ये हुआ इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं हुआ, ये बन गया इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन। कैसे भाई, सेल लगाया है, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आया है, मेंटेन हो रहा है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब तक सेल लगा रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और तब तक इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग होता रहेगा, और तब तक करंट भी एग्जिस्ट करता रहेगा। सेल हटाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पाओ, सेल हटाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पाओ, और जो भी चार्ज एक्सेस होंगे वो सारे सरफेस पे रहेंगे। अगर चार्ज एक्सेस में नहीं है तो भाई सब न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है, ये हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है। मैंने लिखवाया भी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मीन्स व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस और सेल इज नॉट अप्लाइड। याद आ गया भुवनेश, क्लियर हुआ? तो जब हमने सेल लगा दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ड्रिफ्ट कराएगा। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन को क्या पता कि हमें ड्रिफ्ट करना है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या पता। इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ यही देखता है कि कोई हम पे फोर्स लगाए तो मैं मोशन करूं, अदरवाइज तो मस्त रहूँगा ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, इधर से उधर ऐसे ही करता रहता है। जैसे बहुत सारे लोग, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग आए हुए हों, मान लो किसी पर्पस के लिए, मान लो अमिताभ जी का ऑटोग्राफ लेने के लिए आए हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़े रामलीला ग्राउंड है, और वहाँ पे 5 लाख लोग आए हुए हैं, और कुछ भी कोई भी पर्पस हो, अमिताभ जी का ऑटोग्राफ लेने आए हैं, कोई स्टेज नहीं बना हुआ, तो क्या करेंगे, सब रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई गप मार रहा है 4 लोगों को मिलके, कोई 2 लोग मिलके, कोई ऐसे। तो ओरिएंटेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो ऐसे इमोशन है ना इलेक्ट्रॉन का, वो ऐसा ही है, कोई इधर जा रहा 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 है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बल्क ऑफ पब्लिक मूव नहीं कर रहा, क्योंकि पता है रामलीला ग्राउंड में आने वाले हैं, तो रामलीला ग्राउंड में रहने हैं भाई, ठीक है भाई, तो जा रहे हैं टेम्परली, आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ये हो रहा है, मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे पब्लिक आए हुए हैं, पब्लिक ही इलेक्ट्रॉन है, सब ये रैंडम डायरेक्शन में फेसिंग किए हुए, रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। किसी का कोई पर्पस नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, सबका बस यही है कि हाँ यहाँ रहना है, और 2 घंटे तक ऐसे चला भाई। बाद में हेलीकॉप्टर साउथ में उतरा, और वहीं पे अमिताभ जी चेयर लगा के बैठ गए। अब क्या होगा पब्लिक का, तो सबका अब होगा कि नॉर्थ के डायरेक्शन में जाएं, और जो काम था वो काम करा के घर निकलें। तो भाई काम था कि भाई ऑटोग्राफ लिखवाने हैं,
तो अब सारे लोगों को तो उधर जाना है, सारे लोग जाना है, तो भाई जा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, इधर हो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई इधर हो रहा है, कोई उसी में मारपीट कर लिया, तो वैसे क्या हो गया, हिंड्रेंस हो गया। अब सबका जो है वो बल्क ऑफ पब्लिक विल मूव फ्रॉम रामलीला ग्राउंड टू सर्टेन डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे। तो वो हुआ, एक फोर्स लगा, समझो एक फोर्स लगा, अमिताभ जी का अट्रैक्शन फोर्स, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें भागना शुरू किया। हालांकि कोलिजन हो रहे हैं, फिर भी एक भागने का टेंडेंसी है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। वही चीज़ यहाँ पे है, जब तक सेल नहीं है तब तक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में हैं, इधर से उधर जा रहे हैं तो फ्री, बट ये रैंडम मोशन, ये पूरे क्रिस्टल में रहेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भागते रहेंगे, पूरे में रहेंगे, बट ये छोड़ के नहीं जाएंगे, इतने ही दूर में रहने हैं, इलेक्ट्रॉन अपना मोशन करता रहे, कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर, कोई उधर। बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट मूविंग इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये सब रैंडम मोशन में है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन मींस नो फोर्स, यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है तो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज ही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, फोर्स भी जीरो है, रैंडम मोशन है। जैसे ही सेल लगा इट मीन्स एक पर्पस मिल गया कि भागना है, किधर भागना है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लो से हाई पोटेंशियल की तरफ भागने का टेंडेंसी, तो लो से हाई की तरफ भागेगा, भाग के इधर से आएगा यहाँ पे, और इस सेल का इंटरनल मैकेनिज्म ऐसा है कि ये आते हुए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ रख देगा और बोलेगा क्या इसको कि तेरा तो भाई लो पोटेंशियल हो गया, अब तू भाग यहाँ से, क्योंकि लो पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन अपने आप भागेगा इधर, फिर ये इधर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे चलता रहेगा। सेल का रोल अभी मैं नेक्स्ट सब टॉपिक, अभी मैं सेल का रोल बताता हूँ, सेल का मैं रोल बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए ये समझ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन, bulk of electron is not moving in any particular direction, it means no current, only random motion। सेल लगा, रैंडम मोशन तो है, रैंडम मोशन तब भी है, बट इन एडिशन टू रैंडम मोशन देयर विल बी ड्रिफ्टिंग टेंडेंसी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में ड्रिफ्ट करने का भी टेंडेंसी होगा। इसलिए कोलिजन ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, कोलिजन रैंडम मोशन था तब भी होते थे, और जब अब ड्रिफ्ट करने का टेंडेंसी आ गया, खोपड़ी में के जाना है नॉर्थ, तो भी कोलिजन होंगे, बट हाँ बिटवीन टू कोलिजन जरूर टेंडेंसी होगा कि नॉर्थ की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएं, फिर कोलिजन होगा, फिर उधर इधर उधर करते करते शिफ्टिंग हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन बन जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर और सब्सटेंस टू अपोज फ्लो और ट्रांसफर और मोशन ऑफ चार्ज थ्रू इट इज नोन एज रेसिस्टेंस। मीनिंग क्लियर हुआ? यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन समझ गए? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो वो बोले, माइक को अनम्यूट करे, और डाउट है वो डाउट बताओ, मुझे डाउट प्यारा है भाई, डाउट पूछो। अभी तक में कोई डाउट है तो ये पूछो, अभी तक में। तब टॉपिक को हम लोगों को फिक्स रखने हैं, जहाँ तक पढ़ाई हो रहा है वही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो ये क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं, मैं बताना चाहता हूँ रोल ऑफ सेल। तो लिखो भाई, एक छोटा सा टॉपिक लिखो, मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ सेल। मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ सेल।